प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स विषय का बोर्ड एग्जाम 6/2/2026 को है। आर्ट्स वाले बच्चों का आर्ट्स वाला क्वेश्चन जो रहता है उसमें थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। साइंस वाला में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं रहता है। साइंस का एग्जाम हो चुका है 4 तारीख को, जिसका मैंने आंसर की डाल दिया है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। साइंस और कॉमर्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आर्ट्स में भी आते हैं। साथ ही आर्ट्स वाले बच्चों लोग का न्यूमेरिकल भी रहता है। न्यूमेरिकल बनाने से फ़ायदा यह है कि आपका अगर आंसर सही आया है तो पूरा का पूरा नंबर मिलता है, अन्यथा प्रोसेस पे भी नंबर मिलता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है तो उसको ज़रूर बनाइएगा। तो जैक द्वारा अभी तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं को छाट छाट कर मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस वीडियो के माध्यम से, जो आपके लिए इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अर्थशास्त्र के बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है 2022 में आपका आया था। 2022 7वां नंबर ये क्वेश्चन नंबर है, जिसमें क्वेश्चन था व्यापार शेष में 300 करोड़ रुपये का घाटा है, निर्यात का मूल्य 500 करोड़ रुपये है, तो आयात का मूल्य कितना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, व्यापार शेष बराबर होगा निर्यात माइनस आयात। अब आपको देखना है कि व्यापार शेष में कितना है 300 करोड़, तो व्यापार शेष की जगह लिख देंगे 300 करोड़। तो यहाँ घाटा है मतलब -300 हो जाएगा, ठीक है। निर्यात का मूल्य दिया हुआ है 500 करोड़, तो निर्यात के जगह पर 500 लिख देंगे। और आयात का मूल्य कितना होगा, तो माइनस आयात। अब आयात को उठाकर इधर कर देंगे तो बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बराबर के इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा और ये इधर चल जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आयात बराबर हो जाएगा 500 में 300 जुट जाएगा 800 करोड़ रुपये। यही आपका आंसर हो गया। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन में आया था 2022 में, निम्नलिखित आंकड़ा से बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी की गणना करें। तो ये टेबल दिया हुआ है, इससे आपको जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बाजार कीमत पर निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष कर है, आर्थिक सहायता है, मूल्य ह्रास है और शुद्ध विदेशी साधन आय है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो अप्रत्यक्ष कर यहाँ कितना दिया हुआ है 1200 और आर्थिक सहायता कितना दिया है 210। तो 1200 में 210 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 990। ये आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो गया। अब जीएनपी एमपी निकालना है हमको। तो जीएनपी एमपी का फॉर्मूला होता है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ हम लोग शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल चुके हैं और यहाँ पर आपको लगाना है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है। तो ऊपर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद 15,500 है, तो बस इसके जगह पर हम लोग 15,500 बैठा देंगे। प्लस मूल्य ह्रास यहाँ दिया हुआ है कितना 50 जोड़ देंगे 50 प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय यहाँ दिया हुआ है कितना 50, ये भी जोड़ देंगे। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम लोगों ने निकाल लिया है 990। बस यहाँ पर बैठा देना है देख देख के ऊपर टेबल से और सबको जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 16,590 करोड़। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद 2023 आर्ट्स में ये क्वेश्चन आया था, यदि एक एकाधिकारी वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र Q बराबर 25-2P है तो एकाधिकारी के लिए कुल आगम वक्र ज्ञात कीजिए। तो कुल आगम वक्र ज्ञात करना है तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि बाजार में वस्तु की मांग वक्र Q बराबर 25-2P है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आगम वक्र मतलब TR की परिभाषा यह होती है कि वह वक्र होती है जो एकाधिकारी की कुल आय को वस्तु की मात्रा और मूल्य के बीच रिश्ते को दर्शाती है। कहने मतलब है कुल आय का जो फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा होता है, इसीलिए यह वस्तु के मूल्य और मात्रा को रिश्ते को दर्शाएगा, कौन TR दर्शाएगा। तो एकाधिकारी के लिए बाजार मांग वक्र क्वेश्चन में दिया हुआ है Q बराबर 25-2P। यहाँ Q जो है एकाधिकारी द्वारा खरीदी गई इकाइयों की संख्या है और P उनका आय दर्शाता है, मतलब कि ये जो P है ये आय को दर्शाता है और ये उसका खरीदी गई इकाइयों को दर्शाता है। इस मांग वक्र को लिखने के लिए हमें P को Q के लिए हल करना होगा। तो यहाँ से हम लोग P का मान निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इससे हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर कर देंगे। यहाँ से P
के साथ 2 है, इधर आ गया तो प्लस हो गया और ये इधर चल गया तो माइनस हो गया। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p लिखेंगे, 2 जो है वो भागा में आ जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 25 माइनस q बट्टा 2। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब q बढ़ता है तो p कम होता है, क्या, क्योंकि p क्या है, यहाँ पर ये माइनस लगाओ, ये बढ़ेगा तो ये क्या, इसका मान क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि ये माइनस में, और माइनस जितना बढ़ेगा उसका, इसका मान, आपका p का मान कम होता चला जाएगा। अब एकाधिकारी के लिए कुल आगम वक्र ज्ञात करने के लिए हम आगम वक्र को q और p के लिए लिख सकते हैं। तो आगम वक्र का फॉर्मूला था मूल गुने मात्रा, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, ये मूल हो गया, ये मात्रा हो गया, तो tr हो गया q गुने p का मान हम लोगों ने ऊपर जो निकाला उसको बैठा देंगे, यहाँ पर जो निकाला है ये वाला मान को इस p के जगह पर यहाँ बैठा देंगे और इसको हम लोग गुना कर देंगे, तो tr का मान आ जाएगा इतना, जब इसको इससे गुना करेंगे 25q और ये q स्क्वायर हो गया बट्टा 2। अब है कि इसलिए एकाधिकारी लिए कुल आगम वक्र क्या हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 14 नंबर में आया था, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन c बराबर 150 प्लस 0.6y है तो MPC तथा गुणक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है ये उपभोग फलन को दर्शा रहा है, ठीक है, और ये आय को दर्शा रहा है, और आय के साथ जो 0.6 देख रहे हैं वो MPC है। MPC मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, 0.6 है, तो MPC का मान 0.6 है, तो MPC का मान पता चल गया। यहाँ पर बोला MPC तथा गुणक का मान ज्ञात गया, तो MPC निकल गया। अब गुणक होता है 1/1 माइनस MPC, बस इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं, MPC के जगह पर 0.6 बैठा देंगे, एक में 0.6 घटा दिए तो 4, इसको भागा देंगे तो 2.5, तो MPC का मान मेरा कितना आ गया 0.6 और गुणक का मान आ गया 2.5, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है साइंस में पूछा था, साइंस में पूछा था, 15 नंबर क्वेश्चन है, कीमत दिया हुआ और वस्तु की मांग दी हुई है, कितना है 8 पर 32 और 6 पर 42, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 8 पर 32 6 पर 42, और क्या ज्ञात करना है, तो मांग की कीमत लोच की गणना करें। क्या ज्ञात करना है, मांग की कीमत लोच की गणना करना है। तो कीमत का हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे पहले, तो जो शुरू में जो मूल्य दिया हुआ है, जो P मतलब कीमत कितना है, P जो शुरू का मूल्य है उसको आरंभिक मूल्य बोलेंगे, मतलब P बराबर 8 तो Q बराबर 32, फिर उसके बाद मूल्य बढ़कर कितना होगा, घटकर हो गया 6, तो इसका हम लोग कहेंगे P1 बराबर हो जाएगा 6 और ये Q1 बराबर हो जाएगा 42। अब हम लोग फॉर्मूला है इसका क्या, तो फॉर्मूला है डेल्टा Q बटा Q गुने डेल्टा P बटा P। तो यहाँ पर P और Q तो पता है लेकिन डेल्टा Q पता नहीं है, तो डेल्टा Q निकालने का फॉर्मूला है Q1 में Q को घटा देना, इसको इसमें घटा देंगे तो डेल्टा Q निकल जाएगा, तो डेल्टा Q बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q, मतलब 42 माइनस 32 तो 10। डेल्टा P निकालने के लिए P1 माइनस P कर देंगे, तो डेल्टा P हो जाएगा P1 माइनस P, मतलब 6 में 8 चला गया तो -2। अब सारा मान को यहाँ बैठाएंगे, डेल्टा Q का मान कितना आया है, तो 10 बैठा दिया, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। अब है Q का मान शुरू का मूल्य कितना है 32, तो 32 बैठा दिया। फिर है P का मान शुरू में कितना है 8 बैठा दिया। डेल्टा P का मान कितना आया -2 बैठा दिया। अब क्या है, इसको सॉल्व कर देना है, ये माइनस से ये माइनस चला गया, 8 चौक 32 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे और भागा लगा देंगे तो 1.25 आ जाएगा। अब यह क्या है, एक से अधिक है, एक से अधिक करने मतलब हो गया कि मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अब ये क्वेश्चन जो है 2024 आर्ट्स में आया था, ठीक है। आर्ट्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा रहता है जबकि साइंस में कम रहता है, जैसा कि आप लोगों ने 4 तारीख के एग्जाम में देख लिया होगा कि न्यूमेरिकल बहुत कम थे, मतलब एगो न्यूमेरिकल आया था, मुश्किल से वही छोटा सा। अब है 52 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म का उत्पादन फलन जो है वो दिया हुआ है Q बराबर L पर पावर 0.5 और K पर पावर 0.5। तो किसी वस्तु की 56 इकाई उत्पादन करने के लिए 39 इकाई पूंजी के साथ वह श्रम की कितनी इकाइयों को रोजगार देगा, यदि श्रम की प्रति इकाई कीमत 3 रुपया तथा पूंजी की प्रति इकाई कीमत 4 रुपया है तो वस्तु की 56 इकाई की उत्पादन लागत क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो उत्पादन फलन दिया उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब 0.5 का है पावर में, तो इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा, इस पर रूट लगा देंगे तो हो जाएगा। और Q का मान कितना दिया, किसी वस्तु की 56 इकाई
56 इकाई उत्पादन करने पर, मतलब Q का मान आपका 56 दिया हुआ है, तो यहाँ पर Q के जगह लिख दिए 56, इसको रूट में डाल दिए क्योंकि 0.5 है, 0.5 लिखिए या हाफ लिखिए, और हाफ का मान होता है रूट, तो यहाँ रूट L हो जाएगा, रूट K लग गया। अब यहाँ पर मान बैठाएंगे, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि 56 इकाई उत्पादन करने के लिए, क्या है 56 इकाई उत्पादन के लिए 39 इकाई पूंजी के साथ वह श्रम की कितनी इकाई को रोजगार देगा। तो यहाँ पूंजी की कितना इकाई कर रहा है 39, तो यहाँ L जो है वो श्रम को बताएगा और K जो है वो पूंजी को बताएगा, तो K के जगह हम लोग 49 रख देंगे, ठीक है। तो इसमें बैठा दिए, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 7 इसके साथ भागा में है, सॉरी गुना में है, तो ये इसके साथ भागा में आ जाएगा। फिर यहाँ पर भागा में, अब 7 से इसको भागा देंगे तो 8 आ गया। अब हमको रूट हटाना है, तो रूट जब हम हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करना होगा, हमको हाफ से पावर में गुना करना होता है। इस पर रूट का मान हाफ होता है, या फिर आप 0.5 भी लिख सकते हैं, तो हाफ कर दिया। अब इस पर स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया, जैसे हाफ है और हाफ का स्क्वायर है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो L बचेगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसका मतलब है कि एक फर्म 39 पूंजी के साथ श्रम की 64 इकाइयों को रोजगार देगा, क्योंकि L का मान आ गया 64। अब L का है वो 64 और K का मान हो गया 49, तो यहाँ पर TC जो लागत है वो क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है PL इंटू L PK इंटू K, बस इसमें बैठा देना है। तो यहाँ पर बोला है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, यदि श्रम की प्रति इकाई कीमत 3 रुपये तथा पूंजी की प्रति इकाई कीमत 4 रुपये, मतलब श्रम का मतलब W का 3 और पूंजी मतलब कैपिटल है कितना 4, तो यही चीज को यहाँ बैठाया गया है। TC बराबर जो लागत है W इंटू L है और प्लस R इंटू K है, तो W हो गया 3 और R हो गया 4, बस बैठा दिए दोनों का मान, इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 388, जो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 2024 साइंस में ही क्वेश्चन आया था कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति में 10% की वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति लोच की गणना करें। अपने उत्तर पर एक टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन इस बार भी 2026 में ये क्वेश्चन साइंस में आया था, यही क्वेश्चन आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हाँ लेकिन इसमें क्या था कि कीमत था 10 और ये था 8, 1.6 इसका आंसर है। तो ये फॉर्मूला लग गया कीमत लोच का, इसमें बैठा देंगे भागा देंगे 1.25 आ जाएगा, तो 1 से अधिक है तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था, एक फर्म का उत्पादन फलन Q बराबर L पर पावर अल्फा K पर पावर बीटा है, स्पष्ट कीजिए कि इस उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल की माप अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे, पैमाने का स्थिर प्रतिफल का मतलब है कि अगर उत्पादन के दोनों साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो यदि श्रम L और पूंजी K को n टाइम बढ़ाते हैं तो मतलब n गुना हम लोग बढ़ा देते हैं, तो यहाँ बढ़ा दे रहे हैं। तो ये उत्पादन फलन क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको लिख लिए। तो सबसे पहले यहाँ लिख लिए और इसको हम लोग क्या करेंगे, साधन मेरा कौन है L है और K है, इसको हम लोग n गुना बढ़ा दे रहे हैं, तो n से गुना कर दिए दोनों को। अब यहाँ पर L पर पावर क्या है अल्फा, तो n से गुना करके ब्रैकेट में अल्फा पावर लग जाएगा और K को भी n करेंगे तो n K पर पावर बीटा, इस तरह लिखा जाएगा। अब यहाँ पर पावर क्या है अल्फा दोनों पर है, n पर भी L पर भी है, तो पावर अलग अलग कर देंगे, यहाँ पर भी बीटा को अलग अलग कर देंगे। अब दोनों में से n अल्फा और n बीटा को निकाल देंगे और दोनों को एक साथ लिख दिए। अब क्या है, जैसे x स्क्वायर को x3 से अगर गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा x पर पावर 5 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ अल्फा और बीटा क्या होगा आपस में जुट जाएगा। पावर 5 कैसे आया, तो 2 और प्लस 3 किए तभी आया, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पावर को n होके n पर पावर अल्फा प्लस बीटा और ये रहा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना बराबर मेरा q है तो यहाँ q आ गया, तो इसका मतलब है कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, तो इसलिए q बराबर NQ हो जाएगा। तो ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैक द्वारा पूछे गए हैं विभिन्न वर्षों में,
आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर नहीं आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इसको एक बार जरूर देख ले। और आपको न्यूमेरिकल में करना है TRTC ज्ञात करना, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत, ये सभी कैसे टेबल में ज्ञात किया जाता है। साथ ही टेबल में TRTC, फिर MU ज्ञात करना, फिर TP ज्ञात करना, मांग की लोच ज्ञात करना, पूर्ति की लोच ज्ञात करना, ये सभी न्यूमेरिकल को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण है और इसमें से आपका एग्जाम में आएगा। और किसी चीज़ में अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर आपको समझाकर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।